नमस्कार, राज्यसभा टीवी की खास पेशकश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। तुर्की ने रूसी लड़ाकू विमान को जब से गिराया है तब से मध्य पूर्व को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नाटो खुलकर तुर्की के पक्ष में आ गया है और सीरिया सरकार रूस के पक्ष में खड़ी हो गई है। यानी मध्य पूर्व में जो रणनीतिक गुट बने हुए हैं वो ज्यादा पैनापन के साथ उभर कर सामने आ गए। रूस अब नाटो देशों पर आरोप लगा रहा है कि वो आईएसआईएस से लड़ने की बजाय फ्री सीरियन आर्मी जैसे चरमपंथी संगठनों को मदद पहुंचा रहा है। तो अमेरिका का आरोप है कि रूस चुन चुनकर सरकार विरोधी संगठनों और लोगों को निशाना बना रहा है। विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष आमने सामने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं? क्या तुर्की के निशाने पर आया रूसी विमान तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहा है? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कल तक जो तमाम देश आईएसआईएस के खिलाफ एकजुटता से खड़े दिख रहे थे, आज वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस तस्वीर के वजूद में आने के बाद क्या दुनिया को एक अनजाने खतरे ने घेर लिया है? क्या यह तस्वीर दुनिया में एक बड़े युद्ध की दस्तक है? और क्या एक बार फिर से शीत युद्ध का आगाज हो गया है? दहशत का नकाब ओढ़े ये तमाम सवाल खड़े हैं। Turkey, like every country, has a right to defend its territory and its airspace. Уничтожение нашего самолета и гибель летчика. दरअसल दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ एकजुट हुए कई देश अब आमने सामने आ गए हैं। उसकी वजह चंद रोज पहले तुर्की के निशाने पर आया रूस का लड़ाकू विमान है। तुर्की का दावा है कि कई चेतावनियों के बाद भी रूसी लड़ाकू विमान जबरन तुर्की के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ। ऐसे में तुर्की को उसे निशाना बनाना पड़ा। हालांकि रूस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। हमले में सुरक्षित बचे पायलट के नेविगेटर के मुताबिक वो न तो तुर्की के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ और न ही उन्हें किसी तरह की चेतावनी दी गई, बल्कि वो सीरिया के कई इलाकों में आतंकियों पर हमले कर रहे थे। इस बीच तुर्की ने कुछ रिकॉर्डिंग्स को सार्वजनिक कर दावा किया है कि उसने रूसी जहाज को चेतावनियां दी। तुर्की का कहना है कि उसने रूस के विमान को 5 मिनट के भीतर 10 बार चेतावनी दी कि वो तुर्की के वायु क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। इन आरोप प्रत्यारोप के बाद नाटो की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें नाटो में शामिल 28 देशों ने एकजुट होकर तुर्की का साथ देने का फैसला किया। Turkey informed allies about the downing of a Russian Air Force plane violating Turkish airspace. I have previously expressed my concerns about the implications of the military actions of the Russian Federation close to NATO borders. This highlights the importance of having and respecting arrangements to avoid such incidents in the future. As we have repeatedly made clear, we stand in solidarity with Turkey and support the territorial integrity of our NATO ally Turkey. नाटो की बैठक के फैसले ने जहां तुर्की को राहत दी है, वहीं रूस में इसका खासा विरोध हुआ। मामला तब और बढ़ गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस को ये नसीहत दे डाली। Turkey, like every country, has a right to defend its territory and its airspace. I think it's very important right now for us to make sure that both the Russians and the Turks are talking to each other, find out exactly what happened, and take measures to discourage any kind of escalation. I do think that this points to an ongoing problem with the Russian operations, in the sense that they are operating very close to a Turkish border and they are going after moderate opposition that are supported by not only Turkey but a wide range of countries. And if
Russia is directing its energies towards Daesh and ISIL, some of those conflicts or potentials for mistakes or escalation are less likely to occur. अमेरिका के इस बयान ने रूस को खासा परेशान किया। पहले से ही भड़के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई तीखे बयान दिए। उन्होंने तुर्की पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया। साथ ही भविष्य में ठोस जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। Уничтожение нашего самолета и гибель летчика – это вынужденная мера, и МИД правильно делает, что предупреждает наших граждан об опасности. Проблема ведь даже не в той трагедии, с которой мы столкнулись вчера. दो देशों के बीच तनातनी का ये दायरा पिछले कुछ दिनों में और बढ़ता दिखा। रूस के विदेश मंत्री की तुर्की यात्रा को फौरन रद्द कर दिया गया, जबकि सीरिया के पास समुद्र में मिसाइलों से लैस जहाज तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही रूस के हर लड़ाकू विमान को एक दूसरे लड़ाकू विमान से कवर किया जा रहा है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई से ज्यादा राष्ट्रपति असद के विरोधियों को तबाह कर रहा है, जबकि रूस का कहना है कि तुर्की सीरिया और इराक से निकलने वाले कच्चे तेल पर नजर गड़ाए हुए है। वो आईएसआईएस से तेल खरीद भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया सामरिक और रणनीतिक हितों के नाम पर कई देशों के बीच शतरंज की बिसात बन चुका है। एक तरफ सऊदी अरब, तुर्की और उसके सहयोगी देश हैं जो राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और रूस जैसे असद के पुराने सहयोगी हैं जो किसी भी कीमत पर क्षेत्र में पश्चिमी देशों का प्रभुत्व नहीं देखना चाहते। सीरिया में करीब 5 साल पहले बशर अल असद सरकार के खिलाफ जन आंदोलन के बाद शुरू हुआ राजनीतिक संकट आज दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और उनके क्षेत्रीय सहयोगी सऊदी अरब, तुर्की और कतर हैं, जो किसी भी कीमत पर असद को हटाना चाहते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति असद के सहयोगी ईरान, रूस और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके हैं। Both Russia and US have been in a different altogether camps, in the sense like on the Syria issue itself, like they are talking about of a coalition to come against ISIS, but at the same time both the camps are having this deferred version where Russia is still supporting Assad, and they are saying that let us wait for a political transition because the people of Syria supports the government, but at the same time US is saying that no, like Assad has to be removed। अमेरिका और उसके सहयोगी देश सीरिया में असद विरोधी गुटों को हथियार, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दे रहे हैं। इनमें फ्री सीरियन आर्मी, अल नुसरा फ्रंट, जैश अल जनूब, जैश अल शाम, इस्लामिक फ्रंट और जैश अल नस्र जैसे गुट शामिल हैं। उस बीच इराक में आईएसआईएस का जन्म हुआ, जिसने जल्द ही इराक और सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। आईएसआईएस ने सीरिया में जुल्म की नई इबारतें लिखनी शुरू कर दी। इस पूरे एपिसोड में जो हो रहा है वो लाइन बहुत ही ब्लर्ड है, चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाहे टर्की हो, इवन चाहे सऊदी अरबिया हो। चाहे यूएस लेड कोलिशन की बात करते हैं आप, जो रशिया का जो एक यूनिलेटरल एक्शन है, उसमें ये हमारे आपके लिए बताना मुश्किल है कि क्या ये रिबिल के खिलाफ ही उनकी एयर स्ट्राइक है या वाकई आईएसआईएस के लिए। अमेरिका और सहयोगियों का दावा है कि असद सरकार की हिंसक कार्रवाई आईएसआईएस के जन्म के लिए जिम्मेदार है, जबकि रूस और ईरान का दावा है कि अमेरिकी देश जो हथियार और ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे आईएसआईएस मजबूत हो रहा है। ईरान का कहना है कि आईएसआईएस के पास वही हथियार हैं जो अमेरिका और सहयोगी देशों ने असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों को दिए। रूस आईएसआईएस के तेल बिक्री नेटवर्क और उसके खरीदारों पर भी सवाल उठाता रहा है। सऊदी अरब जो है एक जमाने से कह रहा है कि हमें एक्सट्रीमिस्ट को लड़ना है, रेडिकल को लड़ना है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आप उस फोर्सेस को कैसे लड़ेंगे जब आप सिविलियन को आर्म कर रहे हैं? और ये देखिए ना, लाइन कितनी वेग और कितनी कंफ्यूजिंग है कि ये आप कैसे बताएंगे कि हम मॉडरेट फोर्सेस को आर्म करेंगे और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को हम
किल करेंगे। ये कौन सी लाइन है, लक्ष्मण रेखा है, जहां ये बता सकें कि इधर आप हैं तो आप मॉडरेट हैं, इधर हैं आप तो एक्सट्रीमिस्ट हैं। हालांकि अमेरिका का कहना है कि सीरिया में लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका ये भी साफ नहीं कर रहा कि सीरिया में जिन समूहों को वो मदद देता है वो आतंकवादी हैं या नहीं। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार ISIS समेत सभी विद्रोहियों को कट्टर आतंकवादी मानती है, जबकि अमेरिका विद्रोहियों के सेकुलर होने का दावा करता है। अखिलेश सुमन के साथ बैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और तुर्की का कदम ISIS के खिलाफ चल रही लड़ाई को कमजोर कर सकता है। जानकार मानते हैं कि रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराने की कार्रवाई G20 में अमेरिका, फ्रांस और रूस के बीच बनी सहमति का उल्लंघन है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये एक बार फिर नए सिरे से शीत युद्ध काल की मानसिकता को जन्म दे सकता है। दुनिया के साथ साथ भारत में भी जानकार रूसी लड़ाकू विमान को गिराने के पीछे कारणों की छानबीन में लगे हैं। जानकार मानते हैं कि मौजूद तथ्यों के मुताबिक रूस के विमान ने तुर्की की सीमा का उल्लंघन नहीं किया था। वैसे में उसे मार गिराने की बजाय उसका पीछा किया जा सकता था। If you see, it's called this heat signature, which is a trail which is left by the jet planes on the air. According to that, it's showing that it was inside the Syrian airspace, and Russia is saying that it is not they who have violated, but it is the Turkish airplane which has violated the jets. टर्की का ये बहुत ही डिलिबरेट मूव था कि किसी भी तरह का सोल्यूशन सीरिया में बगैर हमारे नहीं हो सकता है। और पिछले 1-2 महीने से अगर आप देखें जिस तरह का रशियन एसेशन हुआ है, आई थिंक दे हैव टेकन ऑलमोस्ट ड्राइविंग सीट। अब वो डिक्टेट कर रहे हैं। अभी पिछले 2-3 साल में आपने देखा जो जेनेवा 1 जो जेनेवा 2 हुआ, उसमें रशिया का प्रेजेंस बहुत ही टोकन था, लेकिन वियना में अगर आप देखेंगे तो रशिया बहुत ही एक्टिव था। रूस के विमान पर ये दूसरा हमला है। 1 महीना पहले मिस्र में यात्री विमान पर हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। मतलब ये कि नाटो और ISIS दोनों इस इलाके में रूस के बढ़ते प्रभाव से चिंतित दिख रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी दुनिया की बड़ी ताकतें सीरिया में अपनी रणनीति बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में आतंकी संगठन ISIS को इस विभाजन से फायदा मिलने की आशंका है। We have to see that we can't avoid, but there is a neo-Cold War, which is going on. So there will be, statements which will definitely show that there are provocations. अमेरिका के रुख को भी जानकार सही नहीं मान रहे हैं। वो इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि 2012 में जब सीरिया में अपनी सीमा के अंदर तुर्की के विमान को मार गिराया था, तो तुर्की ने इस पर काफी हंगामा मचाया था। इस पूरे जो पिछले 1 साल से जो हो रहा है, जब से पर्टिकुलर ISIS के राइज के बाद, सब अपने अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं वहाँ पे, चाहे टर्की हो, चाहे USA, चाहे रशिया हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, और किसी के पास भी कोई एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट नहीं है। भारत भी इस घटना से चिंतित है। G20 की बैठक से लेकर आसियान शिखर सम्मेलन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को किसी भी तरह का फायदा पहुंचाने से बचने की ताकीद की थी। 65% युवा आबादी वाले मध्य पूर्व के देशों में भारत संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में नई रणनीति के साथ आतंकवाद से निपटने के पक्ष में है। भारत की कोशिश यह है कि आईसिस के खिलाफ लड़ाई का जो माहौल बना है वह बड़ी ताकतों के बीच टकराव का कारण न बने। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से संभवतः मिलेंगे और उनसे इस बात की चर्चा करेंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।
सत्र के पहले दिन डॉक्टर अंबेडकर को किया याद। संविधान पर लोकसभा में बहस। विपक्ष ने लगाया असहिष्णुता का आरोप। देखिए पहली खबर, संविधान पर बहस, रात 8 बजे। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। रूसी लड़ाकू विमान पर तुर्की का हमला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। शीत युद्ध के बाद रूस के खिलाफ नाटो देशों की ये पहली बड़ी कार्रवाई है। असल में सीरिया में लड़ाई कई गुटों में बटी हुई है और इसी के चलते रूस और नाटो के बीच तनातनी का माहौल बीते कई महीनों से बना हुआ है। आइए देखते हैं सीरिया में रूस की दखलंदाजी कब बढ़ी और इसके क्या मायने हैं। सीरिया में ये तस्वीरें बीते 4 बरस से रोजाना देखने को मिल रही हैं, जब से वहां आंतरिक हालात बिगड़े और पूरा मुल्क गृह युद्ध की चपेट में आया। तो बशर अल असद सरकार के खिलाफ कई गुट खड़े हो गए। ये गुट बशर अल असद को हटाकर अपनी कब्जेदारी की कोशिश में जुटे हैं। इनमें फ्री सीरियन आर्मी और अलकायदा का सीरियाई फ्रंट अल नुसरा बेहद अहम है। असल में तुर्की सहित नेटो देशों का इन्हें समर्थन हासिल है। सीरिया में सरकार के सामने इससे मुश्किलें खड़ी हो गईं। एक तरफ आईसिस का बढ़ता प्रभाव और दूसरी तरफ फ्री सीरियन आर्मी जैसे संगठन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश में जुटे हैं। जब असद सरकार के लिए पानी सर के ऊपर आ गया तो जुलाई 2015 में सीरिया ने आधिकारिक तौर पर रूस से मदद मांगी। पुराने सहयोगी रूस ने आनन फानन में सीरिया में लड़ाकू विमान भेजना शुरू कर दिया। सितंबर में रूस ने सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ हमले की शुरुआत की और तब से ये हमला लगातार जारी है। रूस के मैदान में उतरते ही नेटो देशों की सुबुगाहट तेज हो गई। असल में अमेरिका वहां सितंबर 2014 से ही आईसिस के खिलाफ लड़ाई में जुटा हुआ है। सीरिया और इराक में उसने अब तक 7,000 से ज्यादा हवाई हमले किए, लेकिन हालात को स्थिर बनाने में कोई कामयाबी उसे हासिल नहीं हो पाई। लेकिन नेटो देशों ने आईसिस के खिलाफ फ्री सीरियन आर्मी को अपना साझेदार बना रखा है, जबकि रूस इसके खिलाफ है। ऐसे माहौल में रूस और अमेरिका सीरिया में आमने सामने आ गए हैं। तुर्की पूरी लड़ाई में अमेरिका का साझेदार है, लिहाजा तुर्की और रूस के बीच भी तनातनी का माहौल बन गया। हमलों के बीच जब बीते दिनों तुर्की ने रूसी विमान गिराया तो सीरिया खुलकर रूस के पक्ष में आ गया। والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا أغضب القيادة التركية। असल में सीरिया की मदद मांगने के बाद जब रूस ने हमले तेज किए तो पूरा आलम बदल गया। 30 सितंबर को रूसी संसद के ऊपर सदन ने सीरिया में रूसी एयरफोर्स को उतारने का फैसला किया। तो उसी दिन रूस के एक प्रतिनिधि मंडल ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास को ये इतला किया कि जिन इलाकों में रूस हमला करने वाला है वहां से अमेरिका अपनी सेना हटा ले। इसके बाद सीरिया की पड़ोसी मुल्क तुर्की से नाराजगी बढ़ती चली गई। अक्टूबर में एक बार रूसी लड़ाकू जहाज जब तुर्की की सीमा में दाखिल हुआ तो तुर्की ने रूस को इस बाबत चेतावनी दी, लेकिन बीते दिनों तुर्की ने रूस के लड़ाकू विमान को उड़ा दिया।
इसके बाद रूस ने गर्म तेवर अख्तियार कर लिया है। रूस ने तुर्की पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। बीते कई बरसों से दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन सीरियाई जमीन पर हो रही लड़ाई ने दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। एक तरफ तुर्की में रूस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं रूस में लोग तुर्की दूतावास के सामने विरोध जता रहे हैं। We don't have much cooperation in Syria. In Syria, our positions are close to being opposite. There is, however, some kind of dialogue which involves both Russia and Turkey on Syrian issues. Probably it will become more complicated, but I don't think this is the end of it, because there is no other option but to seek some political solution for this situation. अमेरिका खुलकर तुर्की के समर्थन में आ गया है, लिहाजा तनाव का दायरा तुर्की और रूस से बढ़कर अमेरिका बनाम रूस का भी बनता जा रहा है। तुर्की और रूस की ताजा तनातनी की बड़ी वजह यह है कि दोनों देशों के साझेदार अलग अलग हैं। तुर्की जहां बशर अल असद सरकार के खिलाफ है, तो वहीं रूस खुलकर सरकार के पक्ष में है। आधिकारिक रूप से दोनों देश आईसिस के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की राहें जुदा हैं। रूस सरकार के साथ मिलकर आईसिस के खिलाफ खड़ा है, जबकि तुर्की सहित बाकी सारे नेटो देश सरकार विरोधी संगठनों के साथ मिलकर आईसिस को मिटाना चाहते हैं। लिहाजा रूस ने तुर्की पर यह भी आरोप लगाया है कि वो ऐसा अमेरिका की शह में आकर कर रहा है। Теперь еще и удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом. Это при том, что мы с американскими партнерами подписали соглашение о предупреждении инцидентов в воздухе, а Турция, как известно, в ряду тех, кто... सीरिया की लड़ाई ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पेचीदा बना दिया है। तुर्की ये चाहता है कि मौजूदा सरकार अपदस्थ हो, जबकि रूस पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा है। लिहाजा दोनों देशों के बीच बीते कई महीनों की तनातनी आखिरकार चरम पर पहुंच गई। लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद रूस और तुर्की दोनों ज्यादा आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 13 नवंबर को जब आतंकी हमला हुआ, तो दुनिया भर के देशों ने इसकी कड़ी निंदा की। सभी देशों के प्रमुखों ने मानवता पर बड़ा हमला इसे बताया, और ये मसला G20 शिखर सम्मेलन में भी जोर शोर से उठा। पहली बार G20 देशों ने आर्थिक प्रस्ताव की बजाय आतंकवाद के खिलाफ संकल्प पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के देशों से आतंक के खिलाफ साझा लड़ाई की हिमायत की। जाते जाते देखिए आप ये खास रिपोर्ट। पेरिस का 13/11 आतंकी हमला हो या मुंबई पर 7 साल पहले 26 नवंबर का आतंकी हमला, पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद से जुड़ी चुनौती एक सी है। दुनिया के किसी भी कोने में हुआ आतंकी हमला मानवता को पीड़ा दे जाता है, ऐसा जख्म जो वक्त के बीतने के साथ भी नहीं भर पाता। मुंबई में आतंकी हमले के करीब 7 साल बाद इस साल 13 नवंबर को पेरिस में कुछ ऐसा ही हमला हुआ। 13/11 पेरिस आतंकी हमले के बाद दुनिया भर के मुल्कों से कड़ी प्रतिक्रिया आई। जिस वक्त ये हमला हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में थे। ब्रिटेन की राजधानी लंदन से प्रधानमंत्री ने कड़ी निंदा की। कल जो पेरिस में हुआ, मानवता पर हमला हुआ, और दुनिया ने मानना पड़ेगा कि हमला पेरिस पर नहीं है, ये हमला फ्रांस के नागरिकों पर नहीं है, ये हमला फ्रांस पर नहीं है, ये हमला मानवता पर है। इसके बाद पेरिस आतंकी हमले के साए में तुर्की के शहर अंतालिया में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के आखिरी दिन वैश्विक चुनौतियां, आतंकवाद और पलायन विषय पर G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समर्थन और इसे प्रायोजित करने वालों को अलग थलग किया जाना चाहिए। आतंकवादियों को मिलने वाली आर्थिक मदद रोकी जानी चाहिए।
सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोहराया कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। बराक ओबामा ने कहा कि सीरिया में ISIS के खिलाफ दूसरे देशों को साथ लेकर रणनीति को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जमीन पर सेना नहीं उतारने की भी बात कही। On the military front, our coalition is intensifying our airstrikes, more than 8,000 to date. We're taking out ISIL leaders, commanders, their killers. We've seen that when we have an effective partner on the ground, ISIL can and is pushed back. G20 देशों के साझा बयान में आतंकवाद को धर्म, राष्ट्रीयता या जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखे जाने की बात भी कही गई। वहीं सदस्य देशों ने आतंकी गुटों को मिल रही आर्थिक मदद को रोकने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।